Assalamu alaikum students. In this video we are going to start chapter number 4 cells and tissue. और आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उन टॉपिक में से एक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ और इस टॉपिक में हम ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेकंड टॉपिक है व्हाट इज़ अ सेल, यानी सेल की डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा सेल एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसके बाद टू मेजर टाइप ऑफ सेल विच आर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, तो ये हमारे आज के टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एंड द टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि क्या बेसिस हैं या जिस बेस पे हम लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से सेपरेट करते हैं, या किस बेस पे हम एक थिंग को लिविंग कह देते हैं और किस बेस पे एक थिंग को हम नॉन लिविंग कह देते हैं। हम जनरली यही बात करते हैं कि जिस चीज़ में लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे हम लिविंग कहते हैं और जिसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती उसे नॉन लिविंग कह देते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ क्या है, किस बेस पे हम एक थिंग को लिविंग कंसीडर करते हैं। पहली है रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट और स्टिमुलस। अगर तो कोई चीज़ अपने इन्वायरमेंट को या स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करती है तो हम उसे लिविंग कहते हैं। अब स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस इज़ एनीथिंग दैट इवोक अ स्पेसिफिक फंक्शनल रिएक्शन इन एन ऑर्गन और टिश्यू। अगर हम स्टिमुलस के एग्जांपल्स देखें तो लाइट जो है हमारी आइज़ के लिए एक स्टिमुलस है। लाइट की वजह से इमेज फॉर्मेशन होती है। या अगर आप लाइट की बात करें, आप एक डार्क रूम में हैं और डार्क रूम से सडनली आप ब्राइट लाइट में जाते हैं तो ब्राइट लाइट की वजह से ब्लिंकिंग ऑफ आई स्टार्ट हो जाती है। तो वो स्टिमुलस था, उसने आपकी बॉडी में एक चेंज क्रिएट किया है। इसके अलावा आपकी बॉडी ने उसको रिस्पॉन्ड किया है। इसके अलावा अगर हम साउंड की बात करें, नॉइज़ की बात करें, तो ईयर के लिए ये स्टिमुलस हैं। इसके अलावा स्टिमुलस की एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। जब फूड हमारी बॉडी में एंटर होता है तो एसोफेगस को क्रॉस करते हुए जब स्टमक में फूड एंटर होता है तो स्टमक की वॉल्स उस वक्त गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। नॉर्मल कंडीशन में वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही फूड स्टमक में एंटर होता है तो उस कंडीशन में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब कि फूड फॉर स्टमक इज़ स्टिमुलस। सेकंड बात है ग्रोथ। हमें ये पता है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो नहीं करती, तो जो चीज़ ग्रो कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसे हम लिविंग थिंग कहेंगे। थर्ड है रिप्रोडक्शन। अगर तो कोई चीज़ रिप्रोड्यूस कर रही है, हमें ये पता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी कॉपीज़ नहीं बना सकती, जबकि लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपनी कॉपीज़ बना सकती हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती हैं, उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, तो इसलिए वो लिविंग थिंग है, जबकि नॉन लिविंग थिंग जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं, मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है कि अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपनी इंटरनल कंडीशन को बैलेंस में रख सकता है, अब यानी अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सकता है, तो उसे हम लिविंग थिंग कहेंगे। होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की एग्जांपल में बेस्ट एग्जांपल जो है हम ले लेते हैं कि मैमल्स जो हैं वो किस तरह से अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स जो हैं वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड से मुराद ये है कि उनकी सराउंडिंग में कोई भी टेम्परेचर हो जाए, टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाए या लोअर हो जाए, तो वो अपनी बॉडी का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रखते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात कर लें तो ह्यूमंस की बॉडी का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है विच इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग में टेम्परेचर ज़्यादा होता है या कम होता है तो
लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या ह्यूमंस की बॉडी के अंदर थर्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। थर्मोरिसेप्टर इस चेंज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और मैसेज आता है ब्रेन तक, और ब्रेन के अंदर स्पेसिफिक सेंटर प्रेजेंट होते हैं जो फिर दोबारा टेम्परेचर को नॉर्मल या सेट पॉइंट पर ले आते हैं। इसके अलावा जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर या सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बैलेंस रख सकते हैं। टेम्परेचर की बात हमने पहले ही डिस्कस कर ली। तो जो चीज़ होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सकती है उसे हम लिविंग थिंग कहेंगे। इसके बाद मेड अप ऑफ सेल्स, इधर पॉइंट ऐड करने का है कि मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। अगर तो कोई चीज़ लिविंग सेल्स की मिलकर बनी हुई है तो उसे हम लिविंग थिंग कहेंगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है वायरस की। वायरस जो हैं ए सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, यानी उनकी बॉडी जो है वो सेल्स की मिलकर नहीं बनी होती, लेकिन फिर भी हम उनको लिविंग कंसीडर करते हैं। रीज़न ये है कि वो लाइफ की एक करेक्टरिस्टिक को फॉलो करती हैं विच इज़ रिप्रोडक्शन, यानी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी कॉपीज़ बना सकते हैं, इसलिए हम उन्हें लिविंग कंसीडर करते हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो हमारे पास रह गया है वो है मूवमेंट का। जो चीज़ मूव करती है उसे हम लिविंग थिंग कहते हैं। हमें ये पता है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह खुद मूव नहीं कर सकती। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल की डेफिनेशन, कि हम सेल को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो सेल क्या है कि सेल इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, और इट इज़ ऑल्सो द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस डेफिनेशन की क्या एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से हम कह सकते हैं या किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं सेल को एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पहली बात तो ये कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट किस तरह क्यों कहते हैं। अगर हम एक रूम की एग्जांपल लें तो रूम जो है वो ब्रिक्स का मिलके बना होता है, तो वो जो ब्रिक्स हैं वो उस रूम के स्ट्रक्चरल यूनिट हैं, यानी वो उस रूम को बना रहे हैं। और इसी तरह अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो लिविंग सेल्स की मिलके बनी है, यानी लिविंग सेल्स जो हैं वो इकट्ठे होकर टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ आगे जो हैं वो बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। टिश्यूज़ जो हैं वो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम मिलके जो हैं वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनाते हैं। तो सेल जो है वो इसलिए जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाता है। इसके अलावा जो है वो सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं कि क्योंकि सेल के अंदर जो हैं बहुत से बायोकेमिकल, जेनेटिक और मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे होते हैं। अगर हम बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें तो बायोकेमिकल रिएक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस की अगर हम बात कर लें तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो सेल में हो रही होती है। इसके अलावा अगर जेनेटिक्स की बात कर लें तो डीएनए रेप्लिकेशन जो कि आगे सेल डिवीज़न में मेन रोल प्ले करती है, तो वो भी सेल में ही होती है। और मेटाबॉलिक फंक्शन जैसे कि सेलुलर रेस्पायरेशन का प्रोसेस है। सेलुलर रेस्पायरेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन से एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ये सारे रिएक्शन जो हैं ये सेल्स में हो रहे हैं, इसलिए सेल को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम सेल की मेन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सेल की दो मेन टाइप हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, इस वर्ड में ही इसकी डेफिनेशन है। प्रो मीन बिफोर, और कैरी मतलब न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस। यानी प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं which are without proper nucleus. Their cells are without proper nucleus which is not bounded by a membrane. ठीक है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस यानी सेल विद मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड और जो न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोट्स के पास एब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक सेल, इसकी भी डेफिनेशन इस वर्ड में ही है, यू मीन ट्रू, कैरी मीन न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल है जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्रॉपर न्यूक्लियस यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल ने ही विद द पैसेज ऑफ टाइम यूकैरियोटिक सेल को अराइज किया था, यानी यूकैरियोटिक सेल जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से ही अराइज हुए थे।
तो अब मेन टॉपिक हमारा यही है कि हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पढ़ना है और सिमिलैरिटीज़ पढ़नी है। तो पहले इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में मेन डिफरेंस ये है कि बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, जबकि साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी ये ऑटोट्रॉफ हैं। अब आगे लेकिन ये दोनों जो हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में आते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड फंजाई, ये सब जो हैं ये यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल हैं। बैक्टीरियल सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल है, और एनिमल सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल है। अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। एक डिफरेंस तो हम पढ़ चुके हैं, प्रो मीन बिफोर, कैरी मीन न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस, एंड यूकैरियोटिक मीन ट्रू न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के पास एक ट्रू न्यूक्लियस या एक प्रोमिनेंट या प्रॉपर न्यूक्लियस विच इज़ बाउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इस स्लाइड में आपको एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। अगर आप बैक्टीरियल सेल को एनिमल सेल से कंपेयर करें तो बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपलर लग रहा है, और इसका ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है जैसे कि डीएनए, ये एक रीजन में फ्लोट कर रहा है। और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो इसमें जो इसका डीएनए है या जो न्यूक्लियर मटेरियल एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, फ्री फ्लोट नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, और वो रीजन जिसके अंदर बैक्टीरियल सेल का डीएनए फ्लोट कर रहा है उसे हम न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। रीज़न यही है कि बैक्टीरियल सेल के पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इसका डीएनए इनक्लोज्ड नहीं है, ये फ्रीली फ्लोट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेम्ब्रेन्स की, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती हैं, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। जिस तरह अगर हम इस डायग्राम में दोबारा देखें तो यहाँ पर हमें कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जिस तरह के एनिमल सेल में प्रेजेंट हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी अपरेटस, ये कोई भी हमें बैक्टीरियल सेल में नज़र नहीं आ रही। इसके बाद अगर हम बात करें इन दोनों के साइज़ की, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल से अगर हम कंपेयर करें तो प्रोकैरियोटिक सेल दे आर स्मॉलर इन साइज़। इनका साइज़ जो है 0.1 to 5.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो दे आर 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो इतना इन दोनों का डिफरेंस है। तो यूकैरियोटिक सेल आर 10 टाइम लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल ऑन एवरेज। इसके बाद अगर हम बात करें राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम ये सिमिलैरिटी में भी आ जाता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो हैं दे आर स्मॉलर इन साइज़, लेकिन राइबोसोम जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हैं दे आर लार्जर इन साइज़। इसके अलावा सेल वॉल भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लेकिन एनिमल सेल के अलावा प्रेजेंट होती है दोनों में। तो लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, देयर सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन इज़ अ पॉलीमर ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड। पॉलीमर मीन्स लॉन्ग चेन। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल है, अगर हम प्लांट की बात करें, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो प्लांट सेल की सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, और फंजाई में इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। फिर एक और डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल आर ऑलवेज यूनिसेलुलर मतलब दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, लेकिन यूकैरियोटिक सेल दे कैन बी बोथ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। इसके बाद हम डिफरेंसेस के बारे में तो पढ़ लिया है। हाउ डू द सिमिलैरिटीज़ लाइन अप? बोथ टाइप ऑफ सेल हैव सेल मेम्ब्रेन एज आउटर कवरिंग ऑफ देयर सेल। इसके अलावा सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, तो सेल वॉल ही आउटर कवरिंग होगी सेल मेम्ब्रेन के बाद। सेल मेम्ब्रेन तो साइटोप्लाज्म को कवर कर रही है और मेम्ब्रेन को कवर कर रही है, या ऑर्गेनेल्स को कवर कर रही है, तो सेल वॉल भी जो है वो इनमें प्रेजेंट होगी दोनों में।
लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। इसके अलावा राइबोसोम्स भी दोनों में प्रेजेंट है, डीएनए भी प्रेजेंट है, और इसके अलावा साइटोप्लाज्म भी दोनों सेल में प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद लास्ट पे वीडियो में मैं अगर आपको वीडियो में अच्छे तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, तो इट्स योर टर्न to make a Venn diagram outlining the similarity and differences between prokaryotic and eukaryotic cell. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंसेस हैं इनको कवर करेंगे।